देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार फिर से एक झुनझुना पकड़ा दिया है। लॉलीपॉप देने में माहिर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लॉलीपॉप पकड़ाया है इस देश के उन कर्मचारियों को जो कर्मचारी भारत बनाते हैं, जो कर्मचारी इस देश की कानून व्यवस्था बनाते हैं, जो कर्मचारी लोकतंत्र के सिपाही होते हैं, जो उस लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करते हैं, और वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो विकसित भारत बनाने का सपना भी दिखाते हैं, वही कर्मचारी अब भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार की फिर एक झाल में फंस गए। जी हां, यही हुआ है, और यह हुआ है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए। आपको याद होगा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस देश के कर्मचारियों को पेंशन देने से इनकार कर दिया और उसने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी और उसके जरिए कहा था कि आप अपने लिए यदि पेंशन चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन कीजिए, और कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको शेयर मार्केट में आपका पैसा लगेगा और उसके मुताबिक आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आपको कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। क्या था? जो न्यू पेंशन स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया था, उसमें जिस तरीके से था उसको भी आप समझ लीजिए क्या था और कैसे उसमें किया जाता था, इसको जानिए। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है। उस सहारे की जरूरत होती है जिसमें वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी नातेदारी, अपने तमाम सारी जिम्मेदारियों और अपने वो काम कर सके जिसके लिए उसे किसी पर आश्रित न रहे। सालों साल अपनी जिंदगी का क्रीम पीरियड देश को, सरकार को देने के बाद वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि ईमानदारी से यदि देखें तो ईमानदारी से सैलरी से इतना नहीं हो पाता है कि वो आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, बेटियों की शादी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और उनके रोजगार लग जाने तक कैसे उसे सहारा देते हैं। तो आपके पास वास्तव में बचता क्या है? जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े और चीजें बढ़ी, निश्चित रूप से भ्रष्ट लोगों के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट लोग तो तमाम तरह से कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी आप ये मान के चलिए 60% ऐसे होते हैं जो असल में भ्रष्ट नहीं होते, या उनके पास भ्रष्टाचार करने का कोई साधन नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए घर चलाना मुश्किल। उनके लिए यदि बुजुर्ग पति पत्नी है तो उनके लिए अपना सारी जिम्मेदारियां निभाना, जो एक उम्मीद की जाती है कि बड़े बुजुर्ग के पास में उसके बच्चे आएंगे, उसके पोते पोतियां आएंगे, दोते आएंगे, नाती आएंगे, जो भी आएंगे, तो वो उनको कुछ शगुन दे देगा, अपनी बेटी को कुछ शगुन दे देगा, अपने दूसरे लोगों को दे देगा। तो इस तरह की उम्मीद होती। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने उनसे यह अधिकार छीन लिया था। एनडीए की सरकार ने यह अधिकार छीन लिया और यह किया कि जो आप सैलरी पा रहे हैं उसी से आप पेंशन के लिए पैसा कटाएंगे, और जो पेंशन के लिए पैसा कटाएंगे उसके हिसाब से आपका एक तय होगा, और उसमें आपको रिटायर होने के बाद में ना स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ना कुछ मिलेगा। यदि महंगाई बढ़ जाती है तो आपको कोई उसका भी अनाउंस नहीं मिलेगा और कोई चीज नहीं मिलेगी। अब जब यह होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो जाती है कि कैसे आप करेंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम में जो पूरी तरीके से जब लागू की गई तो मतलब इसमें किया गया कि कर्मचारी अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन से जो देगा
उसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते हैं और 40% रकम पर आप अपने को ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखिए, आप सरकारी कर्मचारी ना हो तो भी आप पेंशन स्कीम ले लीजिए, तमाम कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां वही देती हैं। वही खेल इन्होंने किया, इसके जरिए कारपोरेट को सौंप दिया कि कारपोरेट उस पैसे से एंजॉय करे, उससे शेयर मार्केट में, इसीलिए तब से शेयर मार्केट बढ़ना तेजी से शुरू हुआ। तो यह धंधा अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, आरएसएस का यदि आप पढ़िएगा उनका उद्देशिका, तो उसकी उद्देशिका में दूसरे नंबर पर ही क्लॉज में है कि हम उन पूंजीपतियों के साथ खड़े होंगे, उन कारपोरेट के साथ खड़े होंगे जो हमारे लिए सुलभ, और उन चंद पूंजीपतियों के, सबके लिए नहीं। तो वही किया गया, कुछ कंपनियों के साथ समझौता किया गया, उनसे पैसे का खेल किया गया और सारी चीजें हुई। तो यह स्कीम थी। इसके बाद एनपीएस में क्या था, मिलने वाली पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दौरान जो कंट्रीब्यूशन उसने किया है उस पर निर्भर करेगा और शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर करेगा, उसके आधार पर आपका तय होगा। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का डीए का 10% योगदान करते हैं और 14% का इसमें सरकारी योगदान। अब आप समझिए, एनपीएस में कोई भी कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है, इसमें न्यूनतम 500 रुपए का योगदान कर सकते हैं, अधिकतम आपकी मर्जी, यानी जितना आप योगदान करेंगे उस ढंग से आपको मिलेगा। 2 तरह के अकाउंट भी होते थे। टियर 1 यह मैंडेटरी अकाउंट है, इसमें रिटायरमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलते थे। लेकिन एक दूसरा टियर 2 था, यह एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन था अकाउंट, इसमें किसी भी समय कर्मचारी अपनी पेंशन की रकम निकाल सकते थे, लेकिन इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, यानी आपसे पेंशन पर भी टैक्स निकाला लिया जाएगा। और निकासी में कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक मुश्त यदि एनुअल कॉर्पस के तौर पर पेंशन की 60% रकम निकाल सकते हैं, बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए कर सकते थे। तो ये खरीदने किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट पे जैसा मैं बता चुका हूं, एनपीएस के तहत इसमें एक मुश्त 60% रकम निकालते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 40% जो बचा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो आप समझिए कि यानी आपको जो उसमें वो होगा उस पर आप टैक्स दीजिए। अब देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको 1 रुपया नहीं देना है, 1 भी रुपया नहीं देना, कुछ सरकार को देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो खुद करे, और सरकार भी उसमें कोई योगदान नहीं अपनी तरफ से, बल्कि वह डिपार्टमेंट जिसमें आप कार्यरत हैं वो सारी चीजें मिला करके उस पर सरकार काम करेगी। तो जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको डीए मिलता है, जो दूसरे और भत्ते मिलते हैं, वो सारे भत्तों का आकलन, और जब लास्ट आपको जो सैलरी मिली होती है, आखिरी सैलरी जिस दिन आप रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट ले या पूरा रिटायरमेंट ले, जब भी आप पूरी सेवा करने के बाद या बीच में या जब भी आप छोड़ते हैं, तो उस दिन में जो आपकी आखिरी, जिस दिन आप पेंशन के उसमें हो जाते हैं, तो उस दिन के बाद में आपको पेंशन का हिस्सा मिलने लगता है, जो आपकी आखिरी सैलरी, और उसके बाद में वही आपको डियरनेस अनाउंस मिलेगा जो सरकार अपने मौजूदा कर्मचारियों को देती है। और जितने वेतन आयोग आएंगे, नए से नए जो भी वेतन आयोग आएंगे, जिनमें वेतन वृद्धि होगी, तो उसका भी लाभ आपको उसी ढंग से मिलेगा, यानी आपको कोई चिंता नहीं करनी। फिर आप यदि बीमार पड़ गए, आपको कुछ हो गया, तो आपके सारे इलाज का खर्चा आपके जो आश्रित पत्नी है या जो भी आपने 2 लोग 1 लोग रखे हुए हैं, उनको भी पूरी तरीके से मिलेगा। आपके बाद में आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। तो आप इससे समझ लीजिए
कि पूरी तरीके से आपको चिंता मुक्त हो जाना है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप पूरे लगन से काम कीजिए, रिटायर होने के बाद में भी आप आराम से काम कीजिए। मेरे फादर सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए, उन्हें पेंशन मिलती है। मेरे फादर इन लॉ साहब भी इसी तरीके से सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए, उनकी डेथ हो गई है तो उनकी धर्मपत्नी यानी मेरी सास को मिलती है। इसी तरीके से मैं ये परिवार की बात करूं तो तमाम उदाहरण मौजूद है। आज तक मेरे पिता को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपने बच्चों की तरफ देखें, या मेरी सास को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपने बच्चों की तरफ देखें कि कोई हेल्प करे। उल्टा जब भी मैं जाता हूं तो मेरे पिताजी मुझे कुछ ना कुछ दे देते हैं, मेरे बच्चों को दे देते हैं, या जो भाइयों के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, या कोई भी जिसको उनका मन जो करता है। और अभी भी मेरा छोटा भाई उनके साथ रहता है, सपरिवार रहता है, तो जबकि वो कमाता है बहुत बड़ी पोजीशन पर, बावजूद इसके पूरे घर का खर्चा मेरे पिताजी उठाते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मेरे भाई अपने ऊपर कुछ खर्चा करना हो, अपने बच्चों पे स्पेशल कुछ खर्च करना हो, वो करें, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि घर में वो पिताजी के साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें यह बेनिफिट मिलता है कि घर का सारा खर्चा मेरे पिताजी का। अब सोचिए 75 साल की उम्र में वो बच्चों का भी सबका खर्चा उठा रहे, क्योंकि उन्हें वो पेंशन मिलती है। बीच में उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, उनका ऑपरेशन हुआ और सब कुछ हुआ, और उसके बाद में एक एक पैसा सरकार ने उनका रिम्बर्स किया, क्योंकि हम उस अस्पताल में कराने के बजाय जहां पर सरकार ने नोटिफाई किया था उसकी बजाय हमने कहीं दूसरी जगह कराया। तो हमने एक सिर्फ लेटर देना था, लेटर दिया और तुरंत करके वो हो गया। तो आप इससे समझ लीजिए कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उल्टा मैं जाता हूं, उनकी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं, उनका ड्राइवर भी इस्तेमाल करता हूं, सब कुछ इस्तेमाल करता हूं, पेट्रोल भी नहीं डलाना होता है, डीजल भी नहीं डलाना होता है, कुछ नहीं करना होता है, वो सब करते हैं। यह लाभ है ओपीएस से, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरी सास जब भी कभी होता है मेरी पत्नी के लिए जाने क्या क्या किया करती हैं, लेकिन न मेरी पत्नी मुझे बताती न वो बताती हैं, और सब कुछ उनके लिए जब भी होता है पता चला कि ये अच्छा ये वहां से उन्होंने दिया है, उन्होंने किया है, उन्होंने किया। यानी आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, रिश्तेदारी में कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको किसी से न पूछने की जरूरत है, न वो है, साधिकार सम्मान आप कर सकते हैं। यह ओपीएस। अब नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी परेशानी में फंस गई, क्योंकि फिर से कर्मचारियों ने कहा कि एनपीएस जब से लागू हुई थी, शुरुआत में कर्मचारियों को जिस तरह से समझाया गया, उन्हें लग रहा था बड़ा बेनिफिट का सौदा है, लेकिन जब लागू होने के बाद में कुछ साल बाद में कुछ लोगों को जो रिटायर हुए और जिन्हें मिला, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमें छल लिया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो इसके खिलाफ आवाज उठने लगी, और उठते उठते आज पूरे देश में आवाज उठ रही। और जब पूरे देश में आवाज उठने लगी और ओपीएस को लेकर के सरकार बदलने जैसी तक स्थिति आ गई, तो अब लगा कि किसी तरह से तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। सर्वे में आ गया कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कर्मचारी वर्ग बहुत खफा है, और इस कारण से नरेंद्र मोदी सरकार, आप जानते हैं, शगुफे करने, नाटक करने और ड्रामा करने में माहिर है, तो उसने वही कर दिया। तो उसने ओपीएस की बजाय यूपीएस लागू करने की बात कही। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस जो है वो आपको आपके कंट्रीब्यूशन से चलेगी। यह नहीं है कि वो करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे चलेगी। कैसे चलेगी इसको समझिए। आप जो पेंशन है, रिटायर्ड लोगों को रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने जो हैं, उनमें जो आपको बेसिक सैलरी मिली होगी, उस सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। जो रिटायर होंगे उसकी 12 महीने का एवरेज देखा जाए, यानी सबसे आखिरी वाले का नहीं, क्योंकि आखिरी में तो आपको सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, एवरेज में देखा जाएगा। यानी
वो भी कम हो गया। फिर उसके बाद में आपको 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में ही इसमें पेंशन में आप आएंगे। और जब आप 10 साल से या 25 साल से बीच की नौकरी छोड़ेंगे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी और कुछ नहीं। बाद में आपको जैसे फिर फैमिली पेंशन के नाम पे अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, इस हालत में उसके परिवार को 60% हिस्सा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब वो सर्विंग में मर जाता है। यह रकम कर्मचारी के मृत्यु के तुरंत बाद परिवार को दी जाएगी। और जो न्यूनतम, जैसा मैंने बताया, 10,000 रुपए मासिक पेंशन होगी न्यूनतम, यह कर दिया गया। उन्हें भी प्रति महीने में जो जिस तरीके से, और ये तब मिलेगी जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं है आपको मुफ्त में मिल जाए। इसमें न्यू पेंशन स्कीम में सरकार 14% कर रही थी, यहां पर सरकार 18% कर रही है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन, योगदान, सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे और इसके साथ साथ जो उनका डीए है उसका देंगे। तो आप इससे समझ लीजिए। इसके बाद में जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में 14% की, जैसा मैंने बताया, वो होती थी, इसमें बढ़ाकर यूपीएस में 18.5% कर दिया गया है। अब यूपीएस लागू भी कब से हो? अभी नहीं लागू हो, 1 अप्रैल 2025 से लागू करेंगे। ये वैसे ही है जैसे सिखाया गया आपको। क्या कहा गया कि महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के लिए हम वो कर रहे हैं, और महिला सशक्तिकरण बिल तो पास कर दिया है, लेकिन लागू कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी, जो कि 2021 में होनी थी, आज तक नहीं हुई। जब मैं 2024 में आपसे बात कर रहा हूं, 4 साल हो गए। और जनगणना के बाद में सर्वे होगा, सर्वे के बाद में जो डेटा निकल के आएगा उसके आधार पर फिर तय हो, परसीमन होगा। यानी आप 10 साल इंतजार करते रहिए, और 10 साल में बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। आजकल आप देख ही रहे हैं जिस तरह से कोविशील्ड और दूसरे टीके लगाए गए, उन्होंने लोगों को किस तरीके से मौत के मुंह में ढकेला। किसी को अचानक एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है, नए नए बच्चों को हो जा रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, किसी को और तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, और वो मर रहे हैं। उसी तरीके की स्थिति है। तो आप ये समझिए। और इसमें जैसे ओपीएस में होता था, पूरी तरह सरकार वित्त पोषित होती थी, आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई पता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होती। फिर आप अपनी, जब 15 साल हो जाते थे, आप अपने पेंशन का एक बड़ा हिस्सा, 60% तक, आप 40% आप सरकार को बेच सकते थे, और सरकार को बेच सकते थे, उससे आप कैश ले सकते, तो वो आपको कैश मिल जाएगा, बाकी से आपको वो मिलता रहेगा। तो यानी आपको कोई चिंता नहीं करनी। और फिर उम्र के साथ ये बढ़ता भी था कि आप 75 साल के हो गए तो आपकी इतनी % पेंशन और बढ़ जाएगी, 80 के हो गए तो इतने % और बढ़ जाएगी, 85 के हुए तो इतने % और बढ़ जाएगी, और 90 के हो गए तो इतनी और बढ़ जाएगी, और 100 के हो गए तो आपकी पेंशन जो बनती है वो डबल हो जाए, 100% बढ़ जाए। यानी आपको हर तरह से लाभ, उम्र बढ़ने के साथ भी लाभ। तो यह था। यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां डीए की बात की गई है, लेकिन वेतन आयोग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई वो नहीं है। असल में एनपीएस में नहीं मिलता था तो इसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एनपीएस का ही एक बदला हुआ रूप है। वो नई बोतल में पुरानी शराब परोस दी गई, समझ लीजिए ये। और ओपीएस में जो जिस तरीके से होता था तो ये स्थिति, और फिर उसमें कोई 100% टैक्स फ्री होती थी पेंशन। यहां टैक्स का भी प्रोविजन है, तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आप इससे समझ लीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आपको, ओपीएस जो है वो आपको असल में
घुमा के कान पकड़ने का एक साधन मात्र है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। पेंशनरों को महंगाई भत्ते डीए में होने वाले बदलावों के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाएगा। कितना किया जाएगा यह नहीं पता, कितने परसेंट उसके हिसाब से डीए मिलेगा ये भी नहीं पता, वेतन आयोग का लाभ मिलेगा ये भी नहीं है। तो यानी आपको कोई लाभ नहीं, और साथ साथ आपको जो चिकित्सा का लाभ मिलता है ओपीएस में, जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। यानी आप झुंझुना बजाते रहिए। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको यूपीएस के नाम पर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम पर आपको झुंझुना पकड़ा दिया, बजाते रहिए। तो ये सरकार सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रही है। अभी चुनाव है, ये चुनाव गुजर जाए, उसका लाभ ले लें किसी तरह, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक समझेंगे लागू होगी, फिर उसके बाद आप लड़ते रहिए। जैसे 2004 के बाद से आप लगातार लड़ रहे हैं ओपीएस के लिए, कांग्रेस के राज्यों को छोड़ के किसी ने आपको अब तक नहीं दिया, और अब आप यूपीएस से लड़ते रहिए और आपको ओपीएस चिल्लाते रहिए। तो यह है सिर्फ एक सगुफा है आपको फंसाने का, कर्मचारियों को मूर्ख बनाने का। फंस जाइएगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। और मैं इतनी चीजें आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरा खुद भाई इस देश में डायरेक्टर पेंशन है।